बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो, अमरीका हो, बरतानिया हो, बीजिंग हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो या फिर यूरोप, हर तरफ से जो ख़बरें आ रही हैं वो बहुत ही अच्छी ख़बरें आ रही हैं पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान में उन लोगों के लिए, उन शहरियों के लिए जो रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं, आइन की बालादस्ती चाहते हैं, आज़ाद अदलिया चाहते हैं, आज़ाद मीडिया चाहते हैं और मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी ख़बरें आ रही हैं। और जो इन सारी चीज़ों के मुखालिफिन हैं उनके लिए बहुत ही बुरी ख़बरें हैं। सूरत हाल बहुत बड़े क्लैरिटी के साथ आने वाली है जी। और पिछला व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इंतज़ामी ढांचे में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ की हैं। पंजाब में वो नई क़यादत लेके आ रहे हैं और इसकी ज़िम्मेदारी आलिया हमज़ा को दी है। और आलिया हमज़ा कौन है आपको मालूम है। एक तवील अरसा वो उन्होंने 9 मई की पादाश में एक नाकर्दा गुनाह की सज़ा काटी, जेल में रहीं और अब वो आज़ाद हैं और उन मुकदमात का सामना है उनको, लेकिन वो झुकी नहीं। उन्हें चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है कि पंजाब में तंजीम साजी करें और नई लीडरशिप लेकर आएँ। और वो लीडरशिप जो डरती नहीं है, जो मैदान में रहती है, लिहाजा ये पंजाब में जिम्मेदारी दी गई है आलिया हमज़ा को। और अब ज़ाहिर आगे बढ़ेंगे तो नई क़यादत जो है सामने लेके आएंगे और जो छुप गए उनके लिए कोई जगह नहीं। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में भी उन्होंने वाज़ेह मैसेज दे दिया है कि कंप्रोमाइज़ जो करेगा और जो इमरान खान साहब की पॉलिसियों को, इमरान खान साहब के मैसेज को, उसे डंके की चोट पर आगे बयान नहीं करेगा, उसी बयानिए के साथ नहीं खड़ा होगा तो वो पीछे चला जाएगा। और वहाँ पे भी जुनैद अकबर खान की उन्होंने जो चॉइस है वो हमारे सामने है और वो भी डंके की चोट पर इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये 2 तब्दीलियाँ फिलवक्त आई हैं और साथ साथ उन्होंने आम इंतखाबात का भी मुतालबा कर दिया है और पार्टी को भी कह दिया है कि आप तैयारी करें, क्योंकि ये सिस्टम जा रहा है और ये सिस्टम नहीं रहने वाला। ये जाली हुक्मरानी नहीं चलेगी, जाली निज़ाम नहीं चलेगा। आज भी उन्होंने काफ़ी सख्त पैगाम दिया है और 3-4 बातें की हैं। 2 ऐलानात हुए हैं। आज एक इस्लामाबाद से भी ऐलान हुआ है और एक वाशिंगटन से भी ऐलान हुआ है। उन दोनों ऐलानात के बारे में भी आपको बताना है, लेकिन पहले ज़रा कुछ ऐसी खबरें जिसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा सिचुएशन किस तरफ जा रही है। तहरीक इंसाफ ने 26वीं गैर आइनी तरमीम को चैलेंज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट में, और चूंकि 27 जनवरी डेट फिक्स की गई है, गैर आइनी तरमीम के नतीजे में एक सो कॉल्ड एक बेंच है, डिफेक्टो सिस्टम चल रहा है, डिजोरे है नहीं, आइनी निज़ाम चल नहीं रहा, ज़बरदस्ती का निज़ाम चल रहा है और यही कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में भी चीज़ों को संभालने की कोशिश की जा रही है। काजी फायजी साहब जा चुके हैं और वो भी इस जाली निज़ाम को बनाने में, बुनने में, कायम करने में, इस फाशिस्ट रजीम को तहफ़्फ़ुज़ देने में उनका भी कलीदी किरदार था। लेकिन बदकिस्मती से जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को जब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया तो वो एक गैर आइनी तरमीम के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और उनसे चीफ जस्टिस बनने से पहले उन्होंने एक मुलाकात भी की। अब उस मुलाकात के असरात सामने आ रहे हैं। लिहाजा बजाय इसके कि वो सुप्रीम कोर्ट के जब चीफ जस्टिस बन गए थे तो फिर आइन की बालादस्ती के लिए इक़दामात करते, लेकिन लगता यह है कि वो भी इस जाली निज़ाम को अभी तक कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं और फिर वो राडार पे भी आ जाते हैं, क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ है। और शायद इसी वजह से उन्होंने एक और इक़दाम किया जिसके बाद अब उनके खिलाफ भी रद्द अमल सामने आ गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सीनियर मोस्ट जज हैं, उन्होंने एक ख़त लिखा है जी, क्योंकि वो एक फैसला, एक केस उनके सामने आया, वो बैकग्राउंड आपके सामने मौजूद है। उस दौरान उनसे केस छीन लिया गया, फुल कोर्ट से, फुल बेंच से केस छीन लिया गया और छीन कर और चैम्बर में एक डिसाइड किया गया और चैम्बर में एक मैच फिक्सिंग और बेंच फिक्सिंग का खेल खेला गया। अब उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है फुल बेंच, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया। अब उस ऑर्डर को सबोटाज करने के लिए एक नया लार्जर बेंच बनाया गया है और लार्जर बेंच भी रातों रात बनाया गया। तो उस पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कुछ और हकीकतें खोल दी हैं, क्योंकि पहले तो 26वीं गैर आइनी तरमीम को कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन अब वो 27 जनवरी को फिक्स कर दी गई है और उसी गैर आइनी बेंच के सामने
क्योंकि गैर आईनी तरमीम है तो गैर आईनी बेंच है। बहरहाल डिफेक्टो सिस्टम चल रहा है जी। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जजिस कमेटी को एक खत अरसाल किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की इंट्रा कोर्ट अपील की बेंच में शमूलियत पर एतराज़ आयद कर दिया है। और उन्होंने कहा है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कि 23 जनवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। इजलास के बाद चीफ जस्टिस ने अपने चैम्बर में कमेटी का गैर रस्मी इजलास बुलाया। इजलास में तजवीज़ दी कि सीनियरिटी के एतबार से अपील पर 5 रुकनी बेंच बनाया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खत में इंकिशाफ किया कि तजवीज़ दी कि इन जजेस को शामिल ना किया जाए जो कमेटी के रुकन भी हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो 4 रुकनी बेंच बनाना पसंद करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखा कि रात 9:33 पर मेरे सेक्रेटरी का व्हाट्सएप मैसेज आया। जस्टिस मंसूर अली साहब ने लिखा कि रात 9:33 पर मेरे सेक्रेटरी का व्हाट्सएप मैसेज आया और सेक्रेटरी ने मुझसे कहा कि 6 रुकनी बेंच की मंजूरी का पूछा जा रहा है। तो मैंने यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सेक्रेटरी को बताया कि मुझे इस पर एतराज़ है, सुबह जवाब दूंगा। सीनियर जज ने खत में मजीद लिखा कि रात 10:28 पर सेक्रेटरी ने बताया कि 6 रुकनी बेंच बन गया है और उन्होंने लिखा कि मेरा बेंच पर 2 मेंबरान की हद तक एतराज़ है। जस्टिस मंसूर अली साहब ने कहा बेंचेस इख्तियारात का केस हमसे वापस लेने का फैसला दोनों कमेटियों ने किया। कमेटियों में शामिल जजेस के फैसले पर ही सवालात हैं। कमेटी में शामिल अरकान अपने किए पर खुद जज नहीं बन सकते। मेरे एतराज़ात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। अब मामला बड़ा क्लियर है कि वही जजेस जो बैठे हैं कमेटियों में वही खेल रहे हैं, एक दूसरे पर एतराज़ात कर रहे हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ये क्वेश्चन बड़ा वैलिड था कि मैंने कहा कि जनाब फिर आप ये जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब को उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए, लेकिन फिर रात की तारीकी में ये फैसला किया गया कि नहीं, ये ज़रूरी है और यकतरफा तौर पर एक 6 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया गया। अब मामला क्या है? मामला बड़ा सिंपल है कि एक गैर आइनी तरमीम हुई। उस गैर आइनी तरमीम के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट और अदलिया पर कब्जा किया गया और उसी के नतीजे में उसके अंदर ही गैर आइनी तरमीम के अंदर ही जो 8 फरवरी का इलेक्शन है, 8 फरवरी का चोरी शुदा इलेक्शन और ये सारे का चोरी शुदा निज़ाम, उसको तहफ़्फ़ुज़ देना मकसूद है। इसलिए कहीं से भी कोई शक गुजरता है तो ये बहुत फ़ौरन डर महसूस होता है, तो फ़ौरन आ जाते हैं कि नहीं इस रास्ते को भी बंद करें, इसको भी बंद करें। तो ये सब कुछ हो रहा है। तो इमरान खान साहब ने आज इस तरफ भी इशारा किया है और उन्होंने बड़ा दो टोक अंदाज में उन्होंने कहा है कि ये जो 26वीं गैर आइनी तरमीम मंजूर की गई, ये सारी की सारी बुनियादी मकसद इसके 2 हैं। उन्होंने कहा 2 बुनियादी मकसद हैं। एक ये है कि ये चोरी शुदा इलेक्शन जो है इसको तहफ़्फ़ुज़ देना है कि ये डरते हैं कि ऐसा ना हो कि आज़ाद अदलिया होगी। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होते चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तो यकीनन उनको ये अंदाज़ा था कि अगर अदलिया आज़ाद होगी, 8 रुकनी बेंच का फैसला पहले से मौजूद है और मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तो अगर ये आज़ाद अदलिया आ गई तो फिर ये सारे का सारा 8 फरवरी का सारे का निज़ाम ज़मीन बोस हो जाएगा और अवाम के हकीकी नुमाइंदे आ जाएंगे। इसलिए 26वीं गैर आइनी तरमीम का बुनियादी मकसद एक है अदलिया पर कब्जा करना और दूसरा था जनरल आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन। उन्होंने कहा कि ये 2 मकासद हासिल किए गए इस 26वीं गैर आइनी तरमीम के जरिए। इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो दोनों मामलात से पीछे नहीं हटेंगे और इसलिए उन्होंने कहा कि ना हम 9 मई से पीछे हटेंगे और ना ही हम 26 नवंबर से, क्योंकि उन्होंने कहा कि 9 मई जो है ये हमारे खिलाफ एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया और ये एस्टेब्लिशमेंट ने खुद आग लगाकर सीसीटीवी फुटेज गायब की और मेरा अदालत से अगवा किया ही इसलिए गया था क्योंकि इनको रद्द अमल का अंदाज़ा था और अवाम के जज्बात से खेलकर उन्होंने अपना मकसद पूरा किया और पुरअमन एहतजाज को सबोटाज करने के लिए अपने बंदे शामिल कराकर फॉल्स फ्लैग में तब्दील किया और 9 मई की आड़ में हमारी लीडरशिप को और कारकुनान समेत हज़ारों का लोगों को अगवा किया और तशद्दुद का निशाना बनाया और अगवा बराए बयान की रिवायत डालकर लोगों से ज़बरदस्ती तहरीक इंसाफ छुड़वाई और हमारे 16 अफराद शहीद और 4 अफराद माजूर हुए और ये सब जुल्म
ہمارے ساتھ ہوا سارا ڈرامہ تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے رچایا گیا تاکہ لوگ ڈر کر تحریک انصاف چھوڑ دیں۔ 9 مئی کے بیانیے کا دھڑن تختہ تو 8 فروری کے انتخابات میں ہی ہو گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جب تمام تر پابندیوں کے باوجود تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا تو انتخابات ملتوی کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ جھوٹا پروپیگنڈا کر کے عوام کو تحریک انصاف سے بدظن کیا جائے، مگر اس میں وہ ناکام رہے۔ اور انہوں نے کہا کہ 26 نومبر بھی اسی مقصد کے تحت کیا گیا تاکہ نہتے پرامن مظاہرین کو گولیاں مار کر خوف و ہراس پیدا کیا جا سکے اور عوام ان کی آواز بلند کرنے سے روکا جا سکے۔ 26 نومبر کو ہماری کال ملک میں جمہوری اقدار کی بحالی کے لیے تھی، مگر اس پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں اور عوامی خون سے اس حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ہاتھ رنگ لیے۔ 26 نومبر تحریک انصاف کو کچلنے کی دوسری کوشش تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ کٹ پتلی حکومت نے جمہوریت پر قاری ضربیں لگا کر عوام سے بنیادی انسانی حقوق مکمل طور پر چھینے۔ پیکا ایکٹ ترمیمی بل سے اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور پہلے آزاد میڈیا کا گلا گھونٹا، ارشد شریف کو قتل کیا، صحافیوں کو اغوا کیا گیا، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، سوشل میڈیا پر پابندیاں عائد کی گئیں، اور انہوں نے کہا کہ اب فارم 47 اسمبلی نے آزادی اظہار رائے پر بھی پابندیاں لگا دی ہیں اور کالا قانون منظور کر لیا ہے۔ سیاسی اختلافات کو دبانے کے لیے پیکا قوانین میں ترامیم کی گئی ہیں، اور یہ نہ آزاد عدلیہ چاہتے ہیں، نہ یہ قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، اور نہ ہی یہ جمہوریت چاہتے ہیں، اور اپنی پسند کا یہ نظام چاہتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری ہو یا پیکا ترمیمی ایکٹ، 26ویں آئینی ترمیم کا مقصد چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن تھا، اور ان کو یہ خوف تھا کہ عدلیہ آزاد ہوئی تو الیکشن فراڈ سامنے آ جائے گا۔ یہ سب کچھ کیا گیا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ 1971 کی یاد تازہ کی جا رہی ہے، اور سوابی میں خیبر پختونخوا اور شمالی پنجاب کے لوگ اکٹھے ہوں 8 فروری کو، اور یوم سیاہ منایا جائے اور بھرپور طریقے سے، اور باقی اضلاع میں اپنے علاقوں میں لوگ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نکلیں اور وہاں پر یہ احتجاج کریں، اور 8 فروری کو بھرپور طریقے سے یوم سیاہ منائیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ علی امین گنڈا پور بطور وزیر اعلیٰ گورننس کا بہت دباؤ ہے، لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جنید اکبر خان جو ہمارے درینہ ساتھی ہیں اور کارکن ہیں، ان کو تحریک انصاف خیبر پختونخوا کا صدر منتخب کر دیا جائے اور تنظیمی امور ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ یہ عمران خان صاحب نے آج اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب جناب ایک اعلان ہوا ہے اسلام آباد سے، اور اسلام آباد سے یہ اعلان ہوا ہے، عرفان صدیقی صاحب ہیں، سینیٹر ہیں، آپ کو معلوم ہے، اور نواز شریف صاحب کے بھی بہت قریبی اور جنرل صاحب کے بھی بہت قریبی، درمیان میں برج کا کام کرتے ہیں، پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ محسن نقوی اپنے طور پر امریکہ گیا، پاکستان میں کوئی سرکاری دعوت نامہ نہیں آیا، اور بہت سے لوگ خود مینیج کر کے وہ وہاں پہنچے ہیں، اور یہ محسن نقوی صاحب ذاتی دورے پر گئے ہیں، یہ محسن نقوی صاحب کے دورہ امریکہ وزیر داخلہ، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شریف فیملی کے اندر بھی اسحاق ڈار صاحب، مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کے درمیان بھی اچھا خاصا جھگڑا ہوا ہے محسن نقوی کو لے کر، اور اب عرفان صدیقی صاحب کے ذریعے پیغام دے دیا گیا ہے۔ دوسرا جو ہے جی پیغام وہ ہے امریکہ سے بھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ تعلقات چاہتے ہیں، پاکستان اور امریکہ جو موجودہ حکومت ہے یا پاکستان امریکہ سے تعلقات چاہتا ہے، تو پھر اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ محسن نقوی کے بجائے اس طرح کے پیغامات بھجوانے کے بجائے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی ہو، بنیادی انسانی حقوق بحال کیے جائیں، عمران خان کی جو رہائی ہے وہ ضروری ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان صاحب کی چین اور روس کے حوالے سے پالیسی پر ہمیں تحفظات ہیں، لیکن عمران خان پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ عمران خان سیاسی قیدی ہے، سیاسی رہنما ہے، اس لیے عمران خان کی رہائی ضروری ہے، اور رچرڈ گرینل کی طرح باقی سب جو اعلان کر رہے ہیں وہ امریکہ کا اعلان ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ تو یہ ایک پیغام آیا ہے جناب، اب دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کیا۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔